हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 27 अगस्त 2022 और हम बात करें द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज हम 4 एडिटोरियल आर्टिकल पर बात करेंगे। पहला, शेडो ओवर सोरेन। इसके बाद हम देखेंगे मर्डर इन द सीवर। नेक्स्ट, a draconian law that needs to disappear, and in the last we will discuss Puttaswamy and the fading promise of a right। चलिए वन बाय वन चारों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला आर्टिकल है शेडो ओवर सोरेन, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये आधारित है जो वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी हैं, इनके ऊपर, जिनको 2021 में मिनिस्टर फॉर माइंस रहते हुए खुद को ही माइनिंग लीज देने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर से की कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 9A का ये उल्लंघन है। जैसा कि नियम है, गवर्नर द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसको कंसल्ट किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर को अभी चिट्ठी लिखकर ये स्पष्ट किया है कि बिल्कुल मामले की जांच के बाद ऐसा पाया गया है कि सोरेन जी को सेक्शन 9A के तहत में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब चूंकि ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं और यदि इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर डिस्क्वालीफाई कर भी दिया जाएगा तो 6 महीने के भीतर इनको विधानसभा अथवा विधानमंडल दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को हासिल करना होगा। ऐसा रहने में अगर ये विफल हो जाएंगे तो इनको मुख्यमंत्री पद भी गंवानी पड़ जाएगी। अब चूंकि झारखंड में 2 PIL भी इनके ऊपर डाली दी गई थी, वहाँ के हाई कोर्ट में एक मामला माइनिंग लीज को लेकर था, दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जिस पर ये हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हाई कोर्ट की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाता है। लास्ट में आर्टिकल में ये बात किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी द्वारा यदि इस वक्त इस्तीफा दे दिया जाता है तो ये खुद के सम्मान को और जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उस पद के सम्मान को और ज़्यादा खराब होने से बचा पाएंगे। दोस्तों, इस आर्टिकल में इतनी ही बात कही गई है। अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं तो मर्डर इन द सीवर। बेसिकली ये जब इस आर्टिकल की बात करते हैं तो जैसा कि बात होती भी है कि सभी व्यक्ति का जीवन एक समान होता है, सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, पर जब बात आती है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तब ये अपवाद के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पर न ही गरिमा की बात होती है, न ही जीवन जीने में समानता की बात होती है और न ही जीवन सुरक्षित ही रह पाता है। क्योंकि लोगों का चाहे वो मल मूत्र साफ करने की बात हो और जब ये सफाई अपने हाथों से करने की बातें आती हैं तो गरिमा बिल्कुल शून्य हो जाती है। व्यक्ति का अस्तित्व बोध ये भी शून्य हो जाता है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार द्वारा मैनुअल एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में नोटिफिकेशन दिया जाता है, जिसमें कि हाथों से जो इंसानों द्वारा इस सीवर लाइन हो या नालों इनकी सफाई करने को पूरी तरीके से इसको वर्जित कर दिया गया। अब आगे ये भी बात कही गई है इसमें कि ऐसे जगहों पर जहां पर मशीन द्वारा सफाई नहीं हो सकेगी, सिर्फ और सिर्फ अंतिम तौर पर जब कोई भी विकल्प नहीं बचेगा तब सिर्फ वहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को अलाउ किया जाएगा। वो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ में ही व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर उतरने की अनुमति मिलेगी, जिसमें कि प्रॉपर मास्क की व्यवस्था हो, ग्लव्स की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, दूसरे सेफ्टी किट हो। इसके अलावा हाइड्रोलिक डिवाइसेस हो, गैस मॉनिटर डिवाइसेस हो, मेडिकल ऑक्सीजन हो, इमरजेंसी किट हो। ये सब कुछ जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा प्रदान करना होगा और साथ साथ में रेगुलर मेंटेनेंस इन सारे इक्विपमेंट का एम्प्लॉयर को करना होगा। ये भी आवश्यक बना दिया गया है। बात करते हैं 1993 से लेकर तो 971 लोगों की जानें सिर्फ सीवर और सेप्टिक टैंक
को साफ करने में चली गई। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, रियल मामले इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं। तमिलनाडु उन चंद राज्यों में अग्रणी रहता है जहां पर ये मामले जब सामने आते हैं तो उनमें तमिलनाडु का मामला काफ़ी ऊपर रहता है, और ऐसे में तमिलनाडु सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन लाना काफ़ी अपलॉडेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो जीवन है उसको सेव करने की प्रयास किया गया है। क्योंकि जब इसकी सफाई होती है, सीवर की सफाई, नालों की सफाई होती है जहाँ पर मल मूत्र इत्यादि होते हैं, एक तरफ डिग्निटी इत्यादि तो जाती ही जाती है, साथ में जो जहरीले गैस होते हैं, मेथन इत्यादि, जो इसमें गैस पनप जाते हैं जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जानबूझ के ऐसी जगहों पर बिना सेफ्टी किट के यदि लोगों को उतारने की अनुमति सरकार द्वारा मिलती है तो वो एक मर्डर की संज्ञा में ही आना चाहिए। ऐसी बात इस आर्टिकल में की गई है। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो ड्रैकोनियन लॉ दैट नीड्स टू डिसअपीयर, ये आर्टिकल आफ्स्पा पर किया जा रहा है। इसमें पूरी बात आफ्स्पा में है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल में नॉर्थ ईस्ट में अपने भाषण के दौरान में आफ्स्पा को पूरे रीजन से हटाने की बात की गई। अब ये भी बात देखने को मिल रहा है कि आफ्स्पा जो कि 50 के दशक से भारत में लगा हुआ है, 1958 से आफ्स्पा एक्ट लागू है। अब आगे बढ़ने से पहले, आर्टिकल में और ज़्यादा डेप्थ में जाने से पहले, आफ्स्पा आखिर होता क्या है इसको एक बार हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आर्टिकल समझना और आसान हो जाए। तो जब आफ्स्पा की हम बात करते हैं तो 1958 में ये एक्ट लाया जाता है, आफ्स्पा, AFSPA, इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जो कि आज़ादी के बाद जब बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर इत्यादि, जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में हिंसा हो रही थी, पूरा एरिया जल रहा था एक तरीके से, तो उसको शांत करने के लिए बल प्रयोग आवश्यक हो गया था। और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनको एक स्पेशल पावर दी जाती है, असीमित शक्तियाँ दी जा सकती हैं जिसमें बल प्रयोग करके जो शांति है उसको बहाल करने का प्रयास करना था। शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को गोली चला देना, किसी भी व्यक्ति पर गोली चला देने का अधिकार आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाता है। बिना किसी वार्निंग के गोली चलाई जा सकती है, सबसे खास बात। इसके अलावा बिना किसी वारंट के किसी को भी सिर्फ एक सस्पिशन के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर को, चाहे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर हो, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, सस्पेक्ट होने पर अगर किसी भी तरीके का हथियार वहाँ पर डम्प्ड है, अगर आर्म्ड फोर्सेस को ये शंका हो जाती है कि ऐसा जो भी कोई बिल्डिंग है वहाँ पर कुछ हथियार को जमा किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ आर्मी के खिलाफ अटैक ऐसे स्थानों से हो सकता है, किसी आतंकी को शरण दी जा रही है, तो इस शक के बिना पर पूरे इमारत को गिराया जा सकता है। इसमें भी किसी वार्निंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा जो रेड है कहीं पर भी डाली जा सकेगी, सर्च कहीं पर भी हो सकेगा, किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में और इन सबके बात में जो अनियमितताएं मान लीजिए कुछ भी सामने आती है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार खुद से इसके लिए राजी नहीं हो जाता। केंद्र सरकार की परमिशन के बिना कोई भी राज्य या और किसी भी तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पाएगी। अब बेसिकली पूरे इस एक्ट में, आफ्स्पा में असीमित शक्तियां आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती हैं। और उत्तरदायित्व की जब बात करते हैं तो उत्तरदायित्व शून्य, उत्तरदायित्व इन पर नहीं रहता। तो ऐसे में जब असीमित शक्तियां बिना प्रॉपर जो उत्तरदायित्व होता है उसके बिना जब मिलती हैं तो उनका दुरुपयोग होने की शंका को नकारा नहीं जा सकता। और बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जब आर्म्ड फोर्सेस द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया में कई मेजर क्राइम भी किए गए हैं, जिसमें मर्डर, रेप, फेक इनकाउंटर सब कुछ सामने आते हैं। और चूंकि मामले को नहीं उठाया जा सकता जब केंद्र सरकार की वहाँ पर नोट प्राप्त नहीं हो जाए, केंद्र सरकार जब तक अपनी हरी झंडी नहीं दे दे तब तक कोई भी मामला सामने नहीं आ सकता। इसलिए मामला ज़्यादातर मामलों में दब जाता है। ऐसे में
प्रधानमंत्री मोदी जब आफ्स्पा को हटाने की बात करते हैं तो काफी एक प्रशंसनीय और बोल्ड कदम इसको माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आफ्स्पा के थोड़े से इतिहास में अगर जाने का प्रयास करते हैं तो 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो उस दौरान में जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो नागालैंड, असम, जो जो बेसिकली जो बंगाल का एरिया, असम का एरिया, वहाँ पर जो क्रांतिकारी और पूरा जो क्रांति की जो लौ है वहाँ पर जब फैलती है तो उसको रोकने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको असीमित शक्तियाँ प्रदान करती है। और आज़ादी के बाद चूंकि असम, नागालैंड इत्यादि एरिया में जैसा कि भी बात हुआ था काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार को बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है, तब आफ्स्पा रूल आता है। पर AFSPA आफ्स्पा रूल तब सामने आता है। पर आफ्स्पा जो भारत सरकार में आता है और जो ब्रिटिश राज में होता है उसमें एक अंतर ये जरूर हो जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार के अंदर जब ऑर्डिनेंस आता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर, जब इनका ऑर्डिनेंस 1942 आता है, तब जितने भी आफ्स्पा के अंतर्गत जिन शक्तियों की हमने बात की, गोली चलाना, बिल्डिंग और वो सब कुछ, इनका अधिकार जो कैप्टन रैंक का जो व्यक्ति होगा, कैप्टन रैंक के नीचे के जितने भी ऑफिसर होंगे उनको ये अधिकार नहीं था। पर जब भारत सरकार 1958 में ये एक्ट लेकर आता है तो जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, लांस नायक, नायक, इवन हवलदार रैंक के ऑफिसर, इनको भी ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। ऐसे में जब जो लोकल लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जब आफ्स्पा एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। ऐसे ही एक मामले की बात करते हैं तो अभी 21 पैरा स्पेशल फोर्स जो आर्मी की, उसके द्वारा 6 लोकल को जो नागालैंड के हैं 2021 में उनको गलती से मार दिया जाता है, आतंकी समझ के, जिनका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है और लगभग दंगा जैसी स्थिति पूरे इलाके में हो जाती है। इन सब मामलों में आगे जब जो भी लोग हैं जिनकी फैमिली आफ्स्पा में जो लोग मारे गए हैं उनकी फैमिली मिलकर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूटिव विक्टिम फैमिली एसोसिएशन बनाती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने जब जांच करता है तो बहुत सारे मामलों में ऐसा सामने आता है कि फेक इनकाउंटर, आफ्स्पा में फेक इनकाउंटर के कई सारे मामले सामने आते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट आफ्स्पा को एक तरीके से लताड़ भी सरकार को लगाती है, सरकार को हिदायत देती है कि जो भी आफ्स्पा के दौरान जो कार्रवाई होती है उस पर वो बिल्कुल जो लोग हैं उनके पर्सनल जितने भी राइट हैं उनको न छीना जाए, जो गुनाहगार हैं उनको टारगेट किया जाए और सिर्फ जहां पर जो भी जातियां हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जाए। चूंकि संविधान लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बात करता है, पर जहां पर आफ्स्पा लग जाती है वहां पर कोई भी जो पर्सनल लिबर्टी, लोगों के अधिकार, इन सब की बात करना बेईमानी जैसा सामने आ जाता है। इसमें भी इरोम चानू शर्मिला, जिनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है, 2000 से ये भूख हड़ताल, 16 साल लंबा भूख हड़ताल करती हैं। अब जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमीशन की भी रिपोर्ट, जो कि आफ्स्पा के प्रोविजन को रिव्यू करने के लिए आती है, 2005 में अपना रिकमेंडेशन करती है। ये कमेटी भी आफ्स्पा को हटाने की बात करती है, बावजूद इसके आफ्स्पा नहीं हट पाता है, क्योंकि आफ्स्पा को हटाने के लिए जो केंद्र सरकार है उसको भी काफ़ी कड़ा निर्णय लेना था। साथ साथ में जो आर्म्ड फोर्स हैं खुद से, वो भी आफ्स्पा को नहीं हटाने के पक्ष में हमेशा, जब से आफ्स्पा लगा था, आर्म्ड फोर्स लगातार आफ्स्पा को बने रहने के, उन डिस्टर्ब्ड एरिया को कंट्रोल करने के लिए, वहां पर पीस मेंटेन करने के लिए आफ्स्पा को न हटाने के लिए अपना जोर लगातार देती आई हैं। पिछली सरकार की भी बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट में जब होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम हुआ करते थे तो पी चिदम्बरम साहब आफ्स्पा को हटाने के बिल्कुल पूरी तरीके से ये पक्ष में थे, किंतु उस समय तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी साहब थे वो आफ्स्पा के पक्ष में थे। साथ साथ में जो आर्म्ड फोर्सेस थे वो भी आफ्स्पा को नहीं हटाने के पक्ष में थे, इस वजह से आफ्स्पा नहीं हट पाया था। हालांकि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी एक
भाषण के दौरान में बात कहते हैं कि तीनों ही जो डिफेंस फोर्सेस के विंग है वो भी आफ्स्पा को हटाने के फेवर में अब हैं, नहीं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से बल्कि जम्मू कश्मीर से। तो ये काफ़ी वेलकम्ड कदम है। कुछ इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। नागालैंड की बात करते हैं तो कई जगहों से लगभग 15 पुलिस स्टेशन से आफ्स्पा को हटा दिया गया। इसके अलावा असम की बात करते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट से, और लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट असम, यहाँ से आफ्स्पा को पूरी तरीके से हटा दिया गया। एक डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर के काफ़ी एरिया से आफ्स्पा हट चुका है। काफ़ी वेलकम्ड कदम है। आगे आर्टिकल में लास्ट में ये भी बात कही जा रही है कि जो भी आफ्स्पा में फेक इनकाउंटर हुए हैं इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, और जो भी दोषी हैं इसके उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वर्दी की आड़ में जो दोषी हैं उनको कानून के अंतर्गत सजा न मिल पाए। ये पूरा आर्टिकल एमपी नेथनियल इन्होंने लिखा था, जो कि पूर्व आईजी रह चुके हैं सीआरपीएफ के। दोस्तों अगले आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल है पुट्टा स्वामी एंड द फेडिंग प्रॉमिस ऑफ अ राइट। बेसिकली पुट्टा स्वामी जजमेंट को 5 साल हो चुके हैं। 24 अगस्त को इसकी 5वीं वर्षगांठ थी। पुट्टा स्वामी जजमेंट की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल 21 के तहत में फंडामेंटल राइट के तहत आता है, जीवन जीने के अधिकार, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत राइट टू प्राइवेसी भी आएगा। ये लैंडमार्क जजमेंट पुट्टा स्वामी, जस्टिस केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के मामले में ये जजमेंट आता है। अब इसकी 5वीं वर्षगांठ पर राइटर द्वारा एक एनालिसिस किया जा रहा है कि 5 साल का जो सफ़र तय हुआ है उसमें जिस बातों को लेकर ये जजमेंट आया था उसके बाद जो एक होप पैदा हुई थी कि राइट टू प्राइवेसी है वो लोगों की सुनिश्चित हो जाएगी, जो उसमें कितनी हमको सफलता मिली है इसको इस आर्टिकल में स्कैन किया जा रहा है। अब इसमें बात ये भी हो रही है कि जो राइट टू प्राइवेसी है पूरी तरीके से एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। जिस तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होता है जिस पर राज्य चाहे तो जुडिशियस लिमिटेशन लगा सकती है, उसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी में भी एब्सोल्यूट नहीं होता। अब आज के दौर की बात करते हैं तो जब कंज्यूमर उपभोक्तावादी संस्कृति की बात जब हम एक तरफ कर रहे हैं, जब हम ई मार्केट में बात कर रहे हैं, तो जब हमारे जो डेटा होते हैं ई मार्केट में जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा टूल हो जाता है लोगों का प्रेफरेंसेस की, हमारा प्रेफरेंसेस कैसा होता है उसके आधार पर हम कैसे प्रोडक्ट पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं। हम जब भी कोई सोशल साइट खोलते हैं या कोई भी दूसरी साइट खोलते हैं तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट हमारी प्रेफरेंसेस और हमारी सर्च हिस्ट्री के आधार पर ही आने लगते हैं कि वो हमारा जो हमारा खरीद फरोख्त इसकी प्रवृत्ति को पूरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसे में जो डेटा प्राइवेसी है ये अभी भी भारत में जो आम नागरिक है उसकी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। डेटा ब्रीच होते आते हैं। इसमें अभी जो सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 लाया गया था, हालांकि कई सारे जब उस पर बातें होती हैं काफ़ी क्रिटिसिज्म भी उसका हुआ था और गवर्नमेंट द्वारा उसको अंतोगत्वा तो हटा लिया गया था। अभी इवन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा भी जो लोगों की जो प्राइवेसी है उस पर कई बार निगरानी की जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के खबर की बात करते हैं तो अभी पेगासस मामला जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि भारत सरकार द्वारा इजराइल से $2 बिलियन की डील होती है जहां पर हथियारों के साथ साथ में पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को भी खरीदा जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ लोगों पर अपने सर्विलांस पर ले सके। अब ये भी बात हो रही है कि लोगों का नाम, फ़ोन नंबर, होम एड्रेस और इत्यादि जो वीपीएन सर्विसेज जो इंटरनेट द्वारा प्रदान होती है, सरकार उनको मैंडेट करे कि आप केवाईसी रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए और ये सारी जानकारियों को आप लीजिए। हालांकि ये सारी जानकारी जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए आवश्यक नहीं होता, बावजूद इसके सरकार द्वारा ये जानकारियाँ उनके माध्यम से एकत्रित हो रही हैं। अब आर्टिकल में आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो सरकार है वो जब बात होती है कि आप सारे मामलों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की प्राइवेट जानकारियों को भी आपके द्वारा इकट्ठा किया जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला सरकार द्वारा दे दिया जाता है। अब इसमें पूरे आर्टिकल में जब आगे ये भी बात हो रही है कि जब लोगों का फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, अब आज के समय में
पुट्टास्वामी के जजमेंट को जब 5 साल हो भी जाते हैं, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वक्तव्य की भी बात करते हैं कि जब राइट टू प्राइवेसी जब भी बात करेंगे तो एक कॉमन लॉ के तहत तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। जब भी फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो राइट टू प्राइवेसी उस पर सूट नहीं कर पाएगा। राइट, फंडामेंटल राइट के तौर पर राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच बना रहेगा। ये अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट था, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल का। लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है, चूंकि पुट्टास्वामी जजमेंट अपना 5 साल जब मना रहा है, तो जो भी सोचा गया था कि जिस ट्रैक पर इस जजमेंट आने के बाद लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी है उसको अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा, लोगों की पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा नहीं देखने को मिला। ट्रैक्स बिल्कुल, अभी जो सोचा गया था ट्रैक से गाड़ी जो है वो डीरेल्ड हो चुकी है। अब ये भी देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को किस तरीके से बचाया जा सके, और ये जजमेंट आने के बाद जो भी स्वर्णिम भविष्य जो नागरिक हितों को, नागरिक अधिकारों को लेकर देखा गया था, वो किस तरीके से सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, इस आर्टिकल में इतना ही। आज के वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।